सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें जो हम चीजें निकाल रहे हैं ना, या जो इसमें टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक वर्ड यूज किया जाएगा सैट में। 9th में जो आपने सैट की थी ना, उसमें आपने डेटा कलेक्ट किया, जैसे क्लास में मार्क्स कलेक्ट किए, फिर मैं मार्क्स को शेयर करती हूँ नाम के हिसाब से। अब मैं लगाऊं हर टेस्ट में कितने बच्चों के मार्क्स 10 से 15 में है, कितने 15 to 20 में है, तो मैं डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। आपके सारे मार्क्स मैंने कलेक्ट किए ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द मंथ। फिर मैंने उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया, कितने बच्चों के 10 से 15 में आता है, कितने में 10, 15 से 20 में आ रहे हैं, किसके अबव 20 आ रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया। अब इसके बाद क्या, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, सीरत का फोन था, एक बार बात कर ले और मुझे फोन देके जाना है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन डेटा को वहीं छोड़ दे। इतना सब काम करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को करते हैं एनालाइज। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोविड हुआ था तो हम क्या कहते थे, हायर जो बच्चे जो एज पीपल है दे आर एट रिस्क। तो किस बेसिस पे कहा, क्योंकि उनके एज ग्रुप में डेथ ज्यादा हो रही, समझ में आ गया, हायर चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी उनमें आ रहा था, तो इसीलिए हम वो उसमें कह रहे थे। तो हाउ डू वी प्रिडिक्ट समथिंग, हाउ डू वी ड्रॉ रिजल्ट, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। नंबर्स को कलेक्ट क्यों किया जाता है, ताकि हम उनमें से रिजल्ट, उनमें से कंक्लूजन निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर टमाटर पता है ना कितने महंगे हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड सब लोग क्या करेंगे, टोमेटो शो कर देंगे। फार्मर्स की एक टेंडेंसी होती है कि अच्छा महंगे हो रहे हैं टमाटर, टमाटर उगाते हैं, नेक्स्ट सीजन तक आते आते क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, प्राइसेस ड्रॉप हो जाएगी। बात समझ में आई। तो जो हमने ये प्रिडिक्ट किया कि आगे अगले सीजन में इतनी हमारी प्रोडक्शन है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना हमें फूड प्रोडक्शन करना है, ये किस बेसिस पर करते हैं, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस होता है, सब होता है, डेटा कलेक्ट किया, उनके अकॉर्डिंगली हमने असेस किया कि क्या हमें फर्दर प्लानिंग करनी है, कितनी चीजें हमें चाहिए, कितना कितना हमें फूड क्रॉप चाहिए होगा, कितना प्रोडक्शन चाहिए, कितने सीड्स चाहिए, हमारी स्टॉक में वो चीजें है या नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये एनालिसिस कैसे होता है, एनालाइज तो हमने डेटा को करना ही है। तो हमारे बहुत सारे मेजर्स हैं। स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कभी रुक नहीं सकता, बिकॉज आप एक ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हो नंबर्स के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी इसमें चेंजेस भी होती है, मॉडिफिकेशन होती है, प्लस काफी सारी हम इसमें व्हाट वी से एडजस्टमेंट करते हैं टू सूट आवर पर्पस। तो सबसे पहला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम क्यों दिया गया है, ये बाद में कहेंगे कि व्हाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक होता है ग्रुप बिहेवियर, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक ग्रुप का बिहेवियर क्या है। ओवरऑल अगर 20 बच्चे क्लास में बैठे तो इस ग्रुप का बिहेवियर थ्रू आउट क्या होगा। कितने बच्चों का मन होगा नहीं मैम 5 मिनट और पढ़ा लो, और कितने बच्चे कहेंगे नहीं मैम 5 मिनट पहले छोड़ो। समझ में आ गया। और कितने होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं पढ़ा लो कोई बात नहीं, वी आर न्यूट्रल। तो ये ग्रुप बिहेवियर जो प्रिडिक्ट करते हैं वो हम नंबर्स के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। और जो हमारे एनालिसिस के टूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले है हमारा मीन, ये बताता है मीन, दूसरा होगा एक्सरसाइज के हिसाब से मोड, और तीसरा है मीडियम। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन तीनों को निकालने के मतलब आप इस पूरे चैप्टर में ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में these are the three things, these are the three measures that we will find out. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है क्लास में। सबसे इजी बात मैं बताती हूँ, क्लास में कितने टॉपर्स होते हैं, कितने बच्चों को प्राइज मिलता है, कितने टॉपर्स गिनते हो क्लास में, फर्स्ट 3 है ना। और जो फेल होने वाले बच्चे या सबसे नालायक जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 या 3। बाकी सब किस कैटेगरी में आते हैं, एवरेज, एवरेज अबव एवरेज। तो ग्रुप बिहेवियर क्या है, एवरेज का। तभी ये कहता है सेंट्रली टेंडेंसी, मतलब कौन सा ऐसी चीज है जो सेंट्रल में लोकेटेड है। तो जो भी आपके मेजर्स है, जो भी आपके एनालिसिस के टूल है, ये ग्रुप बिहेवियर बताते हैं। वो 2 बच्चे 3 बच्चे टॉपर्स छोड़ दिए, 3 बच्चे लास्ट वाले छोड़ दिए, जो सेंटर में सारा बचा ना ग्रुप, उसका बिहेवियर एनालाइज किया। समझ में आ गई बात। ये कोई मूवी रिलीज होती है, कोई कहता अच्छी है, कोई कहता बुरी है ना, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं, हम उसकी बात सुनते हैं। अब आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा, कोई कहता नहीं मुझे तो ठीक लगी थी, होगा ना, कोई कहेगा नहीं मुझे तो ठीक लगी थी, मुझे तो अच्छी लगी थी, कोई कहेगा मुझे बिल्कुल ही बकवास लगी थी, और कोई कहेगा ठीक है एक बार देखी।
राइट। तो जो आपके ये मेजर्स हैं ये प्रिडिक्ट करते हैं ग्रुप बिहेवियर, और इनकी टेंडेंसी होती है ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर लोकेट होते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे पॉपुलर हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है वो है मीन। बात समझ में आ गई? मीन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बैक इन कॉलेज हमारा क्लासेस थी एक, उसमें जो सर थे वो जब सब्जेक्ट का टेस्ट लेते थे ना, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, जिनके मार्क्स कम आए ना उनसे फाइन इकट्ठा करते थे, और जो टॉपर थे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो वी टू वेरी, मतलब हम लोग मजाक उड़ाते थे कि जो वो बच्चे कम है तो जिनको प्राइज मिला था ना, तो हम कहते थे सारे पैसे तुमने लिए हुए हैं। राइट। मीन का मतलब क्या है? सबसे इकट्ठा करो, सब में इक्वली बांट। ठीक है। सो आई से मीन इज अ वेरी डेमोक्रेटिक टूल ऑफ एनालिसिस। बहुत ही, मीन जो है ना हमारा बहुत ही डेमोक्रेटिक वाला, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला है। वो कहता है कुछ भी है, कोई भी है, कम है ज्यादा है, टॉफीज लेके आते हैं क्लास में, टीचर्स अनाउंस करते हैं ना टॉफीज लेकर आओ, तो सब एक एक दो दो टॉफीज लेके आ रहे हैं, है ना। कोई 2 लाता है, कोई 10 लाता है, कोई कहता है नहीं मैं भूल गया नहीं लेकर आए। उन्होंने बॉक्स लगाया होता है, डिस्ट्रीब्यूट, पुट इन द बॉक्स, इकट्ठा किया, क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, सबने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो नहीं लेकर आया उसको तो मिल गई, और जो ज्यादा लेकर आया उसकी कम हो गई। तो मीन में कुछ नहीं सोचना है। राइट। दूसरी चीज है मीन। ओके बच्चे। सो मीन इज अ वेरी डेमोक्रेटिक, सब में लिया, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज है जो मीन के बारे में आप याद रखोगे, मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। ये पूरे डेटा में किसी नंबर को नहीं छोड़ेगा, सभी नंबर्स को कंसिडरेशन में करेगा। मतलब एक में हल्की सी चेंज की पूरा मीन चेंज हो जाएगा। मीन को मतलब है, सबसे मतलब है सबके पास क्या क्या है, सब सब क्या कितना लेकर आए और कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आप हल्की सी भी कोई चेंज करते हो, मीन चेंजेस एंटायरली। देन थर्ड, मीन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ना एमसीक्यू आ जाते हैं। ग्राफ के थ्रू मीन को डिटरमिन नहीं कर सकते, मीन कैलकुलेशन के साथ ही आता है। समझ में आ गई बात? इतना लिख लिया। अब मीन कैलकुलेट करना कैसे है, तो नंबर्स लिखो, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 40, लेट मी से 25। कितने नंबर्स लिखे हैं? 8। कहते हैं इनका मीन निकालो, तो क्या होगा? क्या हो गया? ये लो। सो मीन इज सम, बहुत ही सिंपल डेटा में मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sum of all observations divided by number of observations. हाँ जी, ऐड करो, उसको कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय 8, 12 कैसे आ जाएगा? 23। ठीक है। मीन इज 12.875। ठीक है। अब मान लो ये ना टॉफीज बच्चे लेकर आए थे। ठीक है। एक बच्चा लेकर आया 5, एक बच्चा लेकर आ रहा है 6, 8 बच्चे हैं क्लास में, सब अपनी अपनी टॉफीज लेकर आए। तो मैम ने क्या किया, कलेक्ट किया और सबको 12.875 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सबके अकाउंट में लिख दिया 12.875 इनको मिलना चाहिए। तो जो 5 लेकर आया था उसको बेनिफिट हुआ है, जो 90, अभी चलो कोई बात नहीं। तो जिसके पास 5 ट्रॉफीज है वो बेनिफिट में रहा, और जो 19 लेकर आया था उसको लॉस हुआ।
समझ में आ गई बात? तो मीन की ना ये चीज समझाई नहीं गई है क्लास 9th में, जो मैं अभी समझा रही हूँ। एक वर्ड आएगा आपके पास डेविएशन, वो होता क्या है? डेविएशन है कि हमारे पास एक्चुअली क्या था, मीन ने हमें अलॉट क्या किया, तो उनका डिफरेंस। एक्चुअली क्या था 5, मीन ने अलॉट कितना किया 12। समझ में आ गया? एक्चुअल क्या था 6, मीन ने अलॉट कितना किया 12.875। एक्चुअली क्या था 17, मीन ने अलॉट कितना किया 12.875। तो हम इन सबका डिफरेंस निकालते हैं। 5 माइनस 12.875, 6 माइनस 12.875, ऐसे ही 8 माइनस 12.875। तो जो हमने ये रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस निकाले हैं ना, इनको हम बोलते हैं डेविएशन। समझ में आ गया? कितना डेविएट किया है हमने एक्चुअल मीन से, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएट कर रही है। समझ में आ गया? तो इस वर्ड को बोलते हैं डेविएशन। आपको सब कहेगा फॉर्मूला में डेविएशन निकालो, वो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि क्लास 9th में या 8th में वो चीज की जाती है, आपने नहीं की हुई, वो आपको डिलीटेड था। 9th में मीन मीडियन मोड सब डिलीटेड था, डेविएशन नहीं की हुई। समझ में आ गई बात? तो 12.875 इज द एक्चुअल मीन, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दिस इज द एक्चुअल मीन, these are the observations। ठीक है, डेविएशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन माइनस एक्चुअल। कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट हो रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है। मीन ने कहा सबके पास 12 होना चाहिए, राइट? मीन ने कहा सबके पास 12 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसके पास 5 था, तो वो कितना कम है या कितना डेविएट। उसका मतलब अगर मैं कह रही हूँ सबका आइडियल स्कोर शुड बी 75 आउट ऑफ 80, तो किसी को अगर किसी के 40 आ रहे हैं तो वो 35 डेविएट कर रहा है, तो कितना उसको खींचने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? है अब आ जाते हैं हाउ टू फाइंड। दिस में सिंपल नंबर्स दिए होते हैं, हमने सम किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ अपनी बुक में, सबके पास नई बुक है ना, पेज नंबर 172, एग्जाम्पल 1। पेज 172, एग्जाम्पल नंबर 1। 30 स्टूडेंट्स के ना मार्क्स दिए हुए हैं। Marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks। 100 तो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर में, तो इसमें लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन। तो मैं टेबल की फॉर्म में लिख रही हूँ, पहले तो बस समझना इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज मैं बार बार नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये मोड में भी और मीडियम में भी दोबारा से आएगी। 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 80, 88, 92, 95। किसके साथ लिखा है मार्क्स ऑब्टेन का मतलब क्या हुआ, 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 36 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100। अब 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, क्या लिखा हुआ है, 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 1। देन 36 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। कि ये चीज, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर 10 कितनी बार आकर किया, 1 टाइम। नंबर 20 लिस्ट में कितनी बार आया, 2 बार। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बच्चों के 20 मार्क्स हैं। देन 40 के साथ क्या दिया हुआ है, 4। व्हाट अबाउट 50, 3, 56, 2, 60, 4, 70 is 4, 72 is 1, 81, 88, 2, 92, 3, 95, 1। अच्छा, how many students have scored above 75? क्या करोगे, 7 above 75 कह रही हूँ मैं, पक्का? ठीक है ना, हमने क्या किया, अबव 75 में ये 4 नंबर्स को, ये 5 नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, राइट? हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 40?
5 या 7 या 8? 5, क्योंकि लेस देन 40 में 40 इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गई ना? तो जब हमें ये चीजें पढ़नी आती है तो डेटा भी पढ़ना आ गया, हमारे पास एक्चुअल मार्क्स थे, कितने बच्चों ने स्कोर किया, अब हमें निकालना है इसमें मीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं ना, ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे आता है तो इसको हम लिखते हैं एक्स आई। एक्स आई का मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आई डिनोट करता है कितनी ऑब्जर्वेशन है, आई मतलब x1 x2 x3 x4, जैसे एपी में ए एन लिखते थे ना, और एक्चुअल टर्म क्या थी, A1 A2 A3 A4। ऐसे ही एक्स आई का मतलब है आई इज द सबस्क्रिप्ट गिवन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर 50। एक्स आई का मतलब है मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक तो नहीं है, बहुत सारी है, हर बार डिफरेंट होंगी, तो आई एम गिविंग नोटेशन टू दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, डिफरेंशिएट कर दिया नंबर्स को, है ना? ABCD लिखते हो ना, दो वेरिएबल्स लिखते हो ना x एंड y, तो मुझे दो वेरिएबल्स लिखते हैं, x के साथ ही मैंने सारे नंबर शो कर दिए, एंड आई कैन गो ऑन लाइक नंबर्स को गो टिल इनफाइनाइट, है ना? तो ऐसे ही मेरे पास चाहे 100 ऑब्जर्वेशन आ जाए, आई हैव x1 x2 x3 सो ऑन टिल x100। कल 999 ऑब्जर्वेशन हो, x1 x2 x3 x3 x4 x5 सो ऑन टिल 999, आई कैन शो एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजिंग दिस नोटेशन। ऐसे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिखा जाता है एफ आई। इसका मतलब है अगर x1 ऑब्जर्वेशन है तो f1 फ्रीक्वेंसी है, अगर x2 ऑब्जर्वेशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f2। ट्रायंगल्स में करके आए ना कॉरेस्पॉन्डिंग, वही चीज यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वाली है। बात समझ में आ गई? तो अब अगर मुझे मीन निकालना है, और ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जहां पे आपको सिंगल टर्म करके दी हो, मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन कैसे निकलेगा? मीन ने ना क्या करना है, टोटल निकालना है, टोटल मार्क्स कितने हैं इस ग्रुप के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू वन इज 10, 20 इंटू वन इज 20, 36 थ्री जा 44 जा 160, 53 150, 56 टू जा 64 जा 240, 74 जा 280, 72 वन जा 80, 88 टू जा 176, 92 थ्री जा 276 एंड 95 वन जा। तो पहला काम हुआ, हमने एफ आई एक्स आई को किया मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई को ना एक सिंबल आता है, वीक लेटर है सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो यहाँ पर यही चीज ध्यान रखना, 100 प्लेस के साथ 100 प्लेस, 10 प्लेस के साथ 10 प्लेस, मैं कभी नंबर प्रॉपर लिखती नहीं हूँ, मैंने आज सारे लिखे हैं, है ना? क्योंकि ऐड हमें ऐसे ही करना है, गलती सबसे पहले इसमें यही होती है। 771 तेरे, देखा? अब बताओ ये सही है कि नहीं है, तो बुक में भी लिखा हुआ है, नहीं है, बुक में ही आंसर लिखा हुआ है, किससे गलती है? अच्छा लेफ्ट वाले, अच्छा। पता क्या सीरियसली होकर काम करा रहे हो, अब ये सब मैं कह रही हूँ, मजाक छोड़ दो अपने। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई एक्चुअल ऐड करना, 8 10 12, 12 एंड 12 24 29, 2 कैरी 3 5, शायद दिया हुआ है बुक में। दिमाग घिसना नहीं शुरू हो जाएगा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, करो, यहाँ देखो मत, दिमाग घिस नहीं जाएगा अगर हमने मल्टीप्लाई या प्लस कर दिया इनको। 16 17 39 44, हमारे मम्मा का फोन आ रहा है, मैं भूल गई। हाँ, समझ में आ गया? तो हमारे पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई 4 रुपये, या तो क्लास में हो।
उसके बाद है सिग्मा एफ आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको ऐड कर दिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किसने करना है, सो आई शुड हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिग्मा एफ आई, 30। तो जब आपने मीन निकालना है, मीन का सिंबल होता है एक्स, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, एक्स बार इज द सिंबल फॉर मीन। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, विच इज 1779 डिवाइडेड बाय 30। तो एक्स बार मेरे पास आ जाएगा, सिग्मा मतलब प्लस, सिग्मा यूजुअली यूज करते हैं, वैसे ग्रीक लेटर है जो इसका जैसे हमारे पास अल्फा होता है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, तो दिस इज अ ग्रीक लेटर जिसको बोलते हैं सिग्मा, एंड इट इज यूज्ड फॉर समेशन। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं, चलो पहले तो ऐसे लिखते थे, वी राइट सिग्मा, अपने एक्स आई एफ आई लिखा है ना, तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 30 तक गए हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की होती थी कि 1 से स्टार्ट होकर 30 तक हमने लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, कैलकुलेट किया, देखा है पक्का? इस 59 पॉइंट, मीन बाय एक्स नहीं लिखा बच्चे, ये तो मीन का सिंबल है, एक्स बार मीन का सिंबल है। क्लियर हो गया इतना? ये होता है जब हमारे डेटा इज नॉट ग्रुप, डेटा डिस्क्रीट सीरीज में है, ग्रुपिंग नहीं की हुई, नंबर्स के साथ दिया कि 10 बच्चे हैं, एक बच्चा है उसके 10 मार्क्स है, एक बच्चा है उसके 20 मार्क्स है। अब हमारे पास डेटा आता है फॉर एग्जाम्पल इन टेबल 13.2, नेक्स्ट पेज पर, पेज 173। तो यहाँ पर जो मैं अब टर्म बताऊंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 13.2। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आए ना, वो आएगा 1 या 2 नंबर में। एक्चुअल क्वेश्चन जो आता है दैट इज टेबल 13.2, जिसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल आपने ग्रुपिंग की थी ना लास्ट क्लास में, क्लास इंटरवल बनाते थे 9th में, है ना, कंटिन्यूअस थे, डिसकंटिन्यूअस होते थे, तो उसको कंटिन्यूअस करके ग्राफ में ड्रॉ करते थे, याद है कि नहीं? राइट, इन द सेम वे हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मार्क्स नहीं आइए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 25, दूसरे में दे दिया 25 to 40 to 55, then 70, 85 and 100। क्लास इंटरवल लिखा, लेट मी टेक इट एज मार्क्स ओनली एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। पेपर में मत कर लेना, या समझाने के लिए मार्क्स लिखते हैं। अगर इस डेटा को सिर्फ समझना है तो ये 2 क्या शो करता है, स्टूडेंट्स कौन से वाले, जिनके 10 से ऊपर है, 10, 10 से ऊपर, 25 से कम, 25 इंक्लूडेड, नो, बिकॉज यहाँ पर नंबर कंटिन्यूस में चल रहा है, 25 नॉट इंक्लूड। So 2 students have scored 10 or more but less than 25. 7 क्या शो करता है, 40 or more but less than 55. What about number 6? ये वाला नंबर 6, ये वाला जो इंटरवल है, इसमें क्या आ जाएगा, 70 or more but less than 85. How many have scored more than 100? No. Less than 10? 0. तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब ऐसे वाले सीरीज में कहते हैं, ऐसे वाले आपको डेटा में ना मीन निकालना है। अब ये 2 बच्चे हैं, इन्होंने 10 से 25 में मार्क्स स्कोर किया है, क्या स्कोर किया है मार्क्स, किसके साथ मल्टीप्लाई करके इनका बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं इस ग्रुप में, नहीं बता सकते, है ना। एक्चुअल क्या है इस ग्रुप के मार्क्स, मतलब अगर 2 बच्चों ने 10 से 25 में स्कोर किए हैं, क्या उनके 10 मार्क्स है, क्या उनके 15 मार्क्स है, क्या 20 है, क्या 24.5 है? आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर फॉर दैट, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं एक्चुअल नंबर के साथ मार्क्स ड्रॉ कर लूं,
मतलब एक्चुअल मार्क्स लिखो और फिर बताओ एक बच्चे के इतने, एक बच्चे के इतने, एक बच्चे के इतने, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, बिकॉज डेटा बहुत वास्ट होता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम एक, जो मैंने आपको कहा था, एक होती है ना हर्ड मेंटेलिटी होती है, जिसे कहते हैं ग्रुप बिहेवियर, क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज, मतलब अगर एक जगह भीड़ लगी होगी सब जगह वहां खड़े होंगे, जो अकेला होगा वहां नहीं कोई जाएगा, राइट। अगर 2 आउटलेट्स है, एक में है तो सब पहले वहां पे जहां पे भीड़ लगी हुई है वहां जाएंगे। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं इसको, कि जहां पर सेंट्रली लोकेटेड होता है ना सिटीज, वहां पर सारी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, सेंटर में सारी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। तो इस इंटरवल के 10 to 15 में हमें एक्सआई क्या लेना है। एक टर्म हमने की थी लास्ट क्लास में, क्लास मार्क्स। हाँ जी, क्या होते हैं क्लास मार्क्स, याद है? हाँ चलो लिखो क्लास मार्क्स, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दीज आर द क्लास मार्क्स। तो हर बार मीन में ना मानकर चलना, अगर इंटरवल दिया हुआ है ना, तो ये आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं, आपको एक्साइन निकालनी है। आपके क्लास मार्क्स क्या बन जाएंगे, एक्साइन। 10 प्लस 25, 35, 35 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 17.5। 25 प्लस 40, 65 डिवाइड बाय 2, ठीक है, लिखो साथ साथ। 40 प्लस 55, 95, 95 डिवाइड बाय 2, 47.5। लिख ले, उधर लिख ले। 62.5, 77.5, 92.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके आ जाएंगे एफआई फ्रीक्वेंसी में। समझ में आ गई बात? अब एक चीज जो ऑब्जर्वेशन में और लेके आनी है, एक था क्लास इंटरवल, जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में। एक हमारे पास है क्लास मार्क्स, जो आपने बता दिया होते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब बताओ क्लास साइज क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास हाइट क्या होती है। तीन टर्म्स है जो आती है पेपर में, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो लिख लो इसको, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट। और इस केस में कितनी है, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट इज अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हो गया इतना, है ना? तो क्लास साइज कितना है, 15। आपके क्लास मार्क्स पहले वाले कितने थे, 17.5। नेक्स्ट कितना था, इस 32.5 और 17.5 का डिफरेंस निकालो क्या होता है। तो जो क्लास मार्क्स में डिफरेंस होता है ना, वो क्लास साइज जितना ही होता है। समझ में आ गई बात? ये हर बार ऐड करके, जब आपने देख लिया कि इक्वल इंटरवल चल रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, तो आपने अगर 17.5 निकालना तो प्लस 15 करते रहो, आपके पास क्लास मार्क्स आते रहेंगे पूरे। इजी वे है कैलकुलेशन का। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लास मार्क्स, क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लियर है ना? ये टर्म्स यूज होती है, प्लस इसमें एमसीक्यू भी आते हैं। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना था। तो मीन के लिए पहले क्या करेंगे, एक्स आई अपने पास आ गया, एफ आई अपने पास आ गया। अब मैं क्या करूंगी, एक कॉलम बनाऊंगी और एक्स आई एफ आई, आराम से मल्टीप्लाई करना। 17.5 इंटू 2 विल बी 35, 32.5 इंटू 3, आराम से मल्टीप्लाई करो। आई नीड द आंसर्स, कैलकुलेशन खुद करनी है। दिस विल बी 35 था ना, 97.5, 47.5 इंटू 7, ये 5, 3, 2, 5 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तभी ये मल्टीप्लाई करवा रही हूँ ऐसे। 332.5। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 300
Next will be 400 and 550. अब क्या करना है हमने, इन सबको ऐड, और उसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्हें भी ऐड करेंगे, और वो कहेंगे सिग्मा एफ आई। मीन का बस इतना सा ही काम, कुछ नहीं हुआ है। इसके दो फॉर्मूलाज और बने हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे मैं आपको 46 से मल्टीप्लाई करना दे दूं ना, तो आप क्या करोगे, आए इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन, फिर मैं यहाँ पे 26 दे दूं, यहाँ पे 17 दे दूं, कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती है, उनके लिए हम इजी नंबर बना लेते हैं। अदरवाइज आपके आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता। तो सम विल बी, कितना आया सम? 1860। 1860, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 0 6 8 एंड 1। सिग्मा एफ आई इज 30 दिया हुआ था अभी कि नहीं? तो हम लिखेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। मीन जिस मर्जी मेथड से निकालो, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, 62। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आधा नंबर कट जाता है, ये क्या लिखा हुआ है? मीन शो क्या करता है, ये 62 मार्क्स कितना, मतलब क्या हुआ इसका? ये ना एक नंबर का क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस, व्हाट हाउ डू यू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट द मीन। ये सच में एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, अभी 2 साल पहले ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मीन का मतलब क्या हुआ, ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 62 मार्क्स आउट ऑफ 100। ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 62 मार्क्स आउट ऑफ 100। कितने बच्चे हैं? 30। तो 30 बच्चों ने 62 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। समझ में आ गया? लिखो, इंटरप्रेट द मीन मतलब ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 62 मार्क्स आउट ऑफ 100। समझ में आ गया? तो हाफ नंबर क्या कटेगा, या मार्क्स ना लिखने का? मीन क्या शो करता है, एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 62 मार्क्स। और हमने बिल्कुल सीधे से निकाला है ना, तो जो ये कैलकुलेशन हमने की है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। इसको कहते हैं कैलकुलेटिंग मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या किया हमने, एक्स आई निकाले, एफ आई से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, कोई इधर उधर की बात नहीं, राइट, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी दूसरा मेथड नहीं करते, इसी को रिवाइज करते हैं। 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, डेविएशन वाला ना कल करवाऊंगी, पहले सारे क्वेश्चन ना डायरेक्ट से हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अटकेंगे जहां पे लगेगा बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, कोई भी अगर परेशान होता है तो हमें क्या करना चाहिए, एल्स कैलकुलेशंस पसंद है, गलतियां नहीं होती, सॉल्व टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, बस यही काम करना है। मीन का मतलब आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, so we are given 0 to 2, 2 to 4, number of houses. So a survey was conducted by a group of students as part of their environment and awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो मुझे पहले ही क्लियर है कि जो ये सिग्मा एफ आई यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, 20। नंबर ऑफ हाउसेस मतलब हमें दिया हुआ है एफ आई,
क्या निकालेंगे अब यहाँ पर? एफ आई ना, यहाँ पे मुझे निकालना है एफ आई एक्स आई, तो मुझे निकालना होगा एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या निकाल रहे हैं? क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स क्या होते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो क्लास मार्क्स आ जाएंगे 1 3। लिख लिया? हमने लिख लिया होगा, सॉल्व कर लिया एफ आई एक्स आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इजी है मीन है, अगर इतना ही काम हो मीन पे तो आसान है, हो जाएगा ना। फर्क क्या आता है जब आपको फॉर्मूला बता दे कि इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो। अगर डायरेक्ट मेथड से करना है, कैलकुलेशन जो भी हो, पता है ना क्या करना है? हर बार एक्स आई निकालोगे, एक्स आई एफ आई निकालोगे। एफ आई फ्रीक्वेंसी हमेशा से दी जाएगी, वो अपने आप से आप नहीं ले सकते। कितना कर रहे हो? 1.1 12 17 हो गया ना, ये 17 और 6 हो गए 23। मैंने कर दी। हम्म, पता है 53। तो एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो 162 डिवाइड बाय 20 क्या लिखोगे? 8.1। आगे क्या है ये? प्लांट्स। तो विल राइट 8.1 प्लांट्स, आधा नंबर कट जाएगा यहाँ। मीन इज 8.1 प्लांट्स, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज एवरी हाउस हैज 8.1 प्लांट्स। एवरेज ये लिखा जाए, या एवरी हाउस हैज 8.1 प्लांट्स। इस लोकेलिटी में हर एक घर में 8.1 प्लांट्स हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भाई अगर ऐसी तो बनी हुई है, बड़ी मजबूरी से क्लास में बैठती हूँ। सो कर नहीं आते? क्यों? रात को कब सोए थे? चल सकती। और सुबह कितने बजे उठे हो? हम्म। हाँ। तो बच्चे 4 घंटे की नींद में यही शक्ल बनेगी है ना? या तो दिन में सो जाते हो ना, रूटीन ठीक करो। क्लास में सच में यू आर सिटिंग लाइक नींद आ रही है, बस बेड दे दो मैं सो जाऊंगा। अलर्ट रहा कर क्लास में, है ना? तू इधर से उधर से जबरदस्ती क्लास में, बस खत्म हो मैं भागू यहाँ से, इतनी नींद आ रही है ना? हाँ, क्यों? अपना रूटीन सही करो। 2 दिन लगातार हो गया, एक दिन चल जाता है। दीज आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो ये 50 तो है मेरे पास सिग्मा एफ आई। एक्स आई निकालो। 1020 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 510। नेक्स्ट होगा 530, 550, 570, 590। अब हमें करना है एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई। जो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, मैंने आई सी डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जो चीज मैं ओरली नहीं कर सकती ना, मतलब मुश्किल है वो। इफ इट 7 into 9 fairly good, right? 7 9 जा 63। अगर वो 70 into 9 then also is fine। पर जहां पे 510 into 12 आ गया, वहां पर कैलकुलेशन मुश्किल होती है। इसी मुश्किल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना हम यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जो मैं कल करवाऊंगी, आज डायरेक्ट मेथड से ही करूँ। उसके बाद भी, इस मेथड को करवाने के बाद भी कोई झगड़ा नहीं है मेरा आपसे, या कोई मेरे ऐसे ईगो इशूज नहीं है कि नहीं यही मेथड फॉलो करना है। इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग डायरेक्ट मेथड,
यूज दैट मेथड। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं assume से मुझे अच्छा लगता है, इजी होता है, यूज दैट मेथड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे करना है। कैलकुलेशंस में फर्क नहीं, फर्क थोड़ा बहुत इजी होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जो इसका अलग से मेथड बना है वो आंसर में कोई फर्क नहीं लेके आता। देन सेकंड थिंग, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया यूज एज्यूम्ड मीन, तो बच्चे वही करना है। उसमें मैं तो क्या, कोई भी आकर आपको कहे कि डायरेक्ट मेथड करो तो बिल्कुल नहीं करना, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है ना। कहा जाए सड़क बंद है, अब वहां पे नहीं जाना, आप जा रहे हो तो फाइन ही लगेगा, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे गड्ढा आएगा तो गड्ढा आएगा ही आएगा। समझ में आ गई बात। अगर मेथड ने कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व टू एज्यूम मीन, तो आपको वही करना है। 6.20 57 into 6 कितना होगा? 3420। ठीक है, फिर भी इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, बट इससे भी अगर इजी करना होता है देन वी यूज रिज्यूम। चलिए मानकर चल जाए तुमने सही लिखा हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई मान लेते हैं। तो अगर कोई गलत होगा या किसी ने कुछ और निकाला हुआ तो प्लीज डू टेल। ठीक है, we'll find out mean is equal to सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो जरूरी लिखना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई किसको लिया है, सिग्मा एफ आई किसको लिया है, ये शो करना है आप। ठीक है, so that will be 27260 डिवाइड बाय 50। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 20 26 5 4 5.2 है ना। तो ये क्या है, 5.2 क्या लिखा था ये, वेजेस। क्या था इसका सिंबल, तो क्या लिखना है, मीन इज ₹545.2। दैट मीन्स एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री earns a wage of 545.2 रुपीज। समझ में आ गया। और जहां पे अप्रोप्रिएट लिखा हुआ ना वो आपकी मर्जी होती है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन 3 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। लिख लेना इसमें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, चाहे वो से हो, चाहे वो मोड से हो, चाहे वो मीडियम से हो। क्वेश्चन नंबर 4, कल टेस्ट है कोऑर्डिनेट का और ट्रायंगल्स का, कल टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रायंगल्स मैंने आपको बता भी दिया है, ग्रुप में मैं अपडेट भी कर दूंगी। हर फ्राइडे टेस्ट है, उस दिन कुछ भी और हो तो छोड़ देना। ठीक है, हर फ्राइडे आपका टेस्ट होगा। मैम ने सैटरडे रखा हुआ ना बाकी, है ना। हाँ, फ्राइडे टेस्ट है। अब इसमें ये नहीं कहना उसका टेस्ट है, इसका टेस्ट है, यहाँ है वहां है, कुछ नहीं सुनने वाला। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। और लिखा हुआ है नंबर ऑफ विमेन। सो नंबर ऑफ विमेन इज एफ आई। So I need to find xi। जी, पहली xi नंबर कौन सा बिस्किट बताओ। हाँ, 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, 133 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 65। अब इसके बाद क्या करना है हमें, +3 करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या, क्लास हाइट कितनी दी हुई थी, 3 की। तो इसमें 3 3 प्लस करते जाओ,
69.5, 72.5, 75.5, 78.5। तो किसी एक पॉइंट पर आकर ना चेक कर लिया करो। सीरियसली ये सच में एक अच्छी आदत होगी। जैसे मैंने 157/2 कर लिया, तो इज इट 78.5? तो जब आप ऐसे कंटिन्यूस लिख रहे होते हो ना, तो प्लीज किसी एक पॉइंट पर आकर ना एक या दो वैल्यूज को चेक कर लिया करो रैंडम। आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी। दिस इज सेल्फ चेक होता है अपना खुद का ही। तो यहाँ से नेक्स्ट मेरे पास आएगा +3 करेंगे 81.5, देन 84.5, और लास्ट वाली वैल्यू तो मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है? FI/XI मल्टीप्लाई हाँ जी, अब बताओ 66.5 इंटू 2 कितना होगा? 278। 604। अच्छा, अब तक ये इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? हाँ जी, अब तक ये चैप्टर किया स्टार्ट था, इजी है मुश्किल है? एवरेज। वेरी गुड। एवरेज ही लगना चाहिए, इजी नहीं लगना चाहिए। इजी में पढ़ना छोड़ देते हैं। 6, 9 हमें दिए हुए ना कितने हाउसेस हैं? नंबर ऑफ हार्ट बीट नहीं दिया। 30 में मिलना। ठीक है। एक चीज और करना, जो आपको ऐसा FI का सम दिया होना, हमेशा अपने नंबर्स को एक्चुअली ऐड कर लिया करना। बहुत कम होता है क्वेश्चन गलत हो, और बहुत चांसेस हो जाते हैं जहाँ पे आपने नंबर गलत लिखे हो। सम ऑफ दीज नंबर शुड बी इक्वल टू 30। इसको ऐड करके बताओ क्या आता है? 2277, सबका ही आंसर है, किसी का फर्क है? या सिर्फ कोई है जो सिर्फ कॉपी कर रहा है कि ठीक है दूसरे ने कर लिया, हम बाद में कर लेंगे? कोई है ऐसा बच्चा? कैलकुलेशन जरूर करना अपनी। 2277 और होमवर्क दिखाए बिना कोई नहीं जाएगा। 75.9। हाँ जी, क्या लिखेंगे? 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। सो ऑन एन so every woman has a heartbeat of 79.5 heart per minute. कल तो आपका टेस्ट है।